बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लाइव डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूं सुमेरा सलीम। नाज़रीन, नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार साहब ने नवाज शरीफ साहब की बानी पीटीआई से मुलाकात की खबरों को अफवाहें करार देते हुए कहा कि ऐसी तमाम खबरें अफवाहें हैं, ये किसी की ख्वाहिश तो हो सकती है, हकीकत का इससे कोई ताल्लुक नहीं है। दूसरी जानिब वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर साहब ने अपने कागजात नामजदगी की बुनियाद पर मखसूस नशिस्तों के लिए अदालत से रुजू कर लिया है। उन्होंने कहा कि हमारी हुकूमत मजबूत है, कोई भी रुकन कहीं नहीं जा रहा। इसके अलावा भी दीगर मौज़ूआत पर आज हम गुफ्तगू करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, नायब वज़ीर आज़म ने नवाज शरीफ साहब की बानी पीटीआई से मुलाकात की जो खबरें थी उसकी तरदीद कर दी। उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ साहब की अडयाला जेल मुलाकात के लिए जाने की बातें जो है सिर्फ कयास आराइयाँ हैं। जी, उन्होंने तरदीद की है उसकी, और इसमें ये अभी अगले 1-2 दिन जो है वो पाकिस्तान की सियासत तो सारी घूम रही है। ये जो कुदरती आफात और जो बिल्डिंग्स गिर रही हैं कराची में, एक और बिल्डिंग के बारे में इतला आ रही है, मखदूश इमारतें हैं, करप्शन है वहाँ पे पैसे लेके बहुत अरसे से। लेकिन ये कि मखदूश इमारतें भी उनको गिरा दिया जाता। लेकिन ये है कि वो थोड़ी सी ज़मीन है और हर को पता है उस पर बहुत कई फ्लैट्स बने हुए हैं, तो वो सारे मामला हैं। लेकिन इसमें ज़ाहिर है कि सियासत तो नहीं रुक रही, वो तो अपनी जगह तेज़ी से जारी है पूरी दुनिया में जी। और वाक़यात जो हैं वो बड़े तल्ख़ हैं इस वक्त और कशीदा हैं, क्योंकि जंगें जो हैं वो तैयार खड़ी हैं, नई जंगें और नई कशीदगियाँ, और पुरानी जो जंगें हैं उन पे पॉज, वो वक्फा है। अच्छा, इसमें जो 2-3 बातें हैं वो इम्पॉर्टेंट ये हैं कि एक तो जो प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की के साथ गुफ्तगू अच्छी नहीं गई थी। कल भी हमने बात की थी कि प्रेसिडेंट ट्रंप की प्रेसिडेंट पुतिन से गुफ्तगू जो है वो अच्छी नहीं थी, और उसका हमें ये, अगर हम लाइव स्लाइड देखें कल की, दोबारा उस गुफ्तगू को देखें तो वो 1 घंटे की गुफ्तगू जो है उसका जो अलामिया जारी हुआ वहाँ से यूरी शॉफ की तरफ से, तो उससे हमें ज़ाहिर हुआ कि यूक्रेन के ऊपर प्रेसिडेंट ट्रंप ने जो अल्फाज इस्तेमाल किए, 11th स्लाइड अगर हम दिखाएं इसमें, तो उसमें वो बाकायदा ये मेंशन है कि प्रेसिडेंट पुतिन अपने गोल से पीछे नहीं हटेंगे, ये उस अलामिया में लिखा हुआ है। और साथ ही उसमें ये भी है कि मिडल ईस्ट के ऊपर बात हुई, साथ उसमें ये भी है कि ईरान के ऊपर बात हुई, और साथ एक अलग से जुमला है कि शाम के ऊपर, सीरिया पे भी बात हुई। यानी मिडल ईस्ट में गालिबन जो अलामी है उससे ये लग रहा है कि सीरिया जो है वो मिडल ईस्ट में नहीं है, या मिडल ईस्ट को अलग से वो उन्होंने एम्फेसाइज़ किया। बहरहाल वो ये है कि वो गुफ्तगू किसी अच्छे पैराए में नहीं कि उसके बाद ज़ेलेंस्की से इसमें हम देखें तो ये हमें काफ़ी, इसका बड़ा हिस्सा जो है वो हमें नज़र आता है। मुबारकबाद भी दी है उन्होंने, जो 4 जुलाई कल गुजरी इंडिपेंडेंस डे की, और फिर उसके बाद उन्होंने ईरान की बात भी की, मिडल ईस्ट की बात भी की, ये सिविल वॉर के बारे में भी याद उन्होंने दिलाया। ये सारी बातें कल हम डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन असल जो बात थी वो ये कि इसमें इसका कोई मुस्बत पहलू नहीं निकला। अच्छा, ये बात यहाँ पर बिल्कुल हम जब भी इसको डिस्कस करें ना आगे, और ये सारी सूरत हाल को डिस्कस करें, तो ये ज़हन में रखें कि अमेरिका ने पहली बात तो ये कि कल उनका यौम आज़ादी था 4 जुलाई, और प्रेसिडेंट ट्रंप ने वो अपना बिग ब्यूटीफुल बिल भी कल साइन किया। लेकिन अमेरिका की आज़ादी जो है वो उसने बरतानिया से ली थी, पहली बात तो ये। तो यानी जो बरतानिया से अगर किसी मुल्क ने सबसे पहले बरतानवी तसल्लुत से आज़ादी हासिल की थी तो वो अमेरिका था, इसको इस तरह से भी कह सकते हैं। फिर बहुत से मुल्कों ने आज़ादी हासिल की बरतानिया से, लेकिन उसमें अमेरिका का नाम भी है। और अमेरिका आज़ादी हासिल करने के बाद बरकरार नहीं रख पाता, आज़ादी हासिल करता भी नहीं और बरकरार भी नहीं रख पाता अगर उस वक्त रशिया उनका साथ ना देता। तो ये ज़हन में रखें कि अमेरिका की आज़ादी में बहुत बड़ा हाथ रशिया का है, क्योंकि ये 4 जुलाई 1776 को आज़ादी इनकी हुई थी ना, तो उसके बाद जो है वो उस वक्त बरतानिया ने 25,000 फ़ौज मांगी थी। सोवियत यूनियन तो नहीं था, रशिया की जो कैथरीन द ग्रेट थी, उनसे कहा था कि हमें अमेरिका के अगेंस्ट वहाँ पे बगावत को कुचलना है। अच्छा, ये जब मैं रखें कि उस वक्त तक अमेरिका की 13 रियासतें ऐलान कर चुकी थी 1776 में, ये 1780 की बात मैं कर रहा हूँ। तो बरतानिया मान नहीं रहा था उस आज़ादी को, उन्होंने कहा बगावत हो गई, इसको हम कुचलेंगे। लेकिन ये है कि अमेरिका के साथ फ्रांस चला गया था, फ्रांस और बरतानिया आपस में लड़ रहे थे आलमी बालादस्ती के लिए।
तो फ्रांस जो है वो चला गया था अमेरिका के साथ, उन 13 रियासतों के साथ, और लड़ाई हो रही थी बरतानिया से। तो बरतानिया ने मदद मांगी थी कैथरीन द ग्रेट से, जो रशिया की उस वक्त मलका थी। तो कैथरीन द ग्रेट से उन्होंने कहा था कि 25,000 हमें आप फ़ौजी दें ताकि हम ये बगावत को जो अमेरिका में हो रही है, जो हमारी कॉलोनी था, वो उस आज़ादी उन्होंने डिक्लेयर कर दी, उसको हमें कुछ चलना है तो हमें आप 25,000 फ़ौजी दें। कैथरीन द ग्रेट जो है उन्होंने कहा था कि हमारी जो फ़ौज है वो मैसेंड्री का काम नहीं करेगी और हमारी फ़ौज इस काम के लिए इस्तेमाल नहीं होगी, बल्कि उन्होंने नॉर्थ सी और बाल्टिक सी में रशिया ने अपने जहाज़ भेज दिए थे, बहरी जहाज़, जिसकी वजह से बरतानिया के जहाज़ों की जो इधर उधर उनका आना जाना था वो ब्लॉक हो गया था। और ये बात बहुत ज़्यादा अमेरिका की आज़ादी जो उन्होंने ली, बरतानिया ब्लॉक हो गया था। और उस वक्त लीग ऑफ आर्मी न्यूट्रलिटी एक उस पर दस्तखत हुए थे और बिट सारा। और उसके बाद ये कि कुछ अर्से के बाद जो है वो रशिया ने अपने बहरी जहाज़ भी फिलाडेल्फिया और न्यूयॉर्क की बंदरगाहों पे खड़े कर दिए थे ले जाके, और एक तरह से मैसेज दिया था बरतानिया को कि आप यहाँ पे जब हमला करेंगे तो यहाँ पे रशिया के जहाज़ भी मौजूद हैं। लड़ाई नहीं हुई थी, लेकिन जो नफसियाती दबाव था वो इस कदर ज़्यादा था बरतानिया पे कि बरतानिया ने फिर वो जो 13 रियासतों की आज़ादी थी, जो कि बाद में रियासत हाय मुत्तहिदा अमेरिका की शक्ल जिसने इख्तियार की, वो मुमकिन ना होती अगर रशिया उस वक्त उनकी मदद ना करता। तो अलेक्जेंडर द्वितीय के दौर में, और फिर उसके बाद कैथरीन द ग्रेट के दौर में, और फिर क्रीमिया के साथ जंग हो रही थी रशिया की, तो फिर रशिया ने चूँकि मदद की थी अमेरिका की, तो रशिया ने कहा कि हमें ज़रा पैसे चाहिए। वो एक घाटे का सौदा भी कर लिया रशिया ने, उन्होंने कहा पैसे चाहिए, आप हमसे कुछ ज़मीन लेके और हमें पैसे दे दें। तो वो ज़मीन जो थी वो अलास्का थी। अलास्का की ज़मीन जो बेची थी रशिया ने, तो वो अमेरिका और रशिया ने असल में प्यार मोहब्बत में, दोस्ती में बेची थी, लेकिन वो आगे जाके इतनी इंपॉर्टेंट हो जाएगी अलास्का, ये ना ज़ाहिर अमेरिका को पता था ना रशिया को पता था। लेकिन बहरहाल अमेरिका की आज़ादी में पहली बात तो ध्यान में रखें कि रशिया ने एक बहुत इंपॉर्टेंट किरदार अदा किया, और ये बात कहीं ना कहीं अमेरिका की हिस्ट्री में आज भी मौजूद है कि उन्होंने बरतानिया से आज़ादी हासिल की थी। ये कहीं ना कहीं आगे जाती है, पीछे जाती है, सब कुछ मामला चलता है। और ये अमेरिका की जो आप डीप स्टेट कह लें, इस्टेब्लिशमेंट, उनके जहन में ये बात है कि हम वो डिपेंडेंट तो बहुत रहते हैं बरतानिया के, लेकिन कभी कभी वो आज़ादी की तरफ भी एक सोच उनमें ये भी होती है कि हम इंडिपेंडेंट फैसला करें। एक बात तो ये हो गई। तो ये जो प्रेसिडेंट पुतिन ने उनको याद दिलाया कि आपकी इंडिपेंडेंस में रशिया का बहुत रोल था, तो ये उन्होंने 250 साल पहले और 160 साल पहले वो सारे वाक़यात याद दिलाए जो कैथरीन द ग्रेट के दौर में और फिर अलेक्जेंडर द्वितीय के दौर में सारे हुए। दूसरी जो बात है वो ये बात इंपॉर्टेंट है कि बात तो अच्छी नहीं हुई प्रेसिडेंट पुतिन की और प्रेसिडेंट ट्रंप की फ़ोन पे, लेकिन उसके बाद जो है वो 40 मिनट तक टेलीफोन पर बात हुई ज़ेलेंस्की से, प्रेसिडेंट ट्रंप की। और ज़ेलेंस्की को उन्होंने गालिबन कहा कि जो है वो पैट्रियट मिसाइल्स वगैरह हम आपको देंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा कोई मुस्बत यानी कोई बहुत ज़्यादा कोई बड़ी तब्दीली उसमें प्रेसिडेंट ट्रंप के जो उनका रवैया है प्रेसिडेंट पुतिन के साथ उसमें भी नहीं आई, और ज़ेलेंस्की को भी बहुत कुछ हासिल नहीं हुआ सवाए इसके कि कुछ पैट्रियट मिसाइल्स की बैटरीज वगैरह, और वो भी उसका ऐलान नहीं हुआ बाकायदा। वो ज़ेलेंस्की कह रहे हैं कि मेरी बात बड़ी अच्छी हुई। अच्छा, अब आ जाएं कि ये गज़ा में क्या होने जा रहा है, और अगले 24 घंटों में फ़्लाई करना है नेतन्याहू को वाशिंगटन, क्योंकि पीर के रोज़ उसकी मीटिंग है। तो कल या आज रात को या कल ज़ाहिर फ़्लाई करेगा वाशिंगटन, तो परसों की मुलाकात और उससे पहले क्या सूरत हाल बनती है वो सारी तय होगी। और हमास ने जो मुसव्विदा आया था उसमें बुनियादी तब्दीलियाँ करके, ये मेरे पास सेकंड स्लाइड है, ये सेकंड स्लाइड हम दिखा सकें इसमें क्या तब्दीलियाँ हैं, ये मैं अभी आपको बताता हूँ जो बड़ी इंपॉर्टेंट तब्दीलियाँ हैं। सेकंड ये अरबी में है, लेकिन इसको जितना हम अगर समझ सकते हैं तो उतना समझ के हम इसको अभी चंद मिनटों में बताते हैं। लेकिन पहले मैं आपको सिर्फ ये बात बताऊं कि इसमें एक तो तब्दीलियां बड़ी इंपॉर्टेंट की हैं हमास ने जो पेश हुआ था मुसव्विदा स्टीव विटकॉफ की तरफ से, इसराइल की तरफ से, प्रेसिडेंट ट्रंप की तरफ से, उसमें चंद बुनियादी तब्दीलियां भी की हैं, लेकिन वो बुनियादी तब्दीलियां बड़ी अहम भी हैं। अच्छा, अब वो जो तब्दीलियां हैं उनको इस तरह से आप देखें
कि जो एक बात पहले जहन में यहाँ पे थोड़ी सी तारीख करके फिर मैं इस पे आता हूँ। देखिए, रशिया जो है वो सोवियत यूनियन और रशिया, इनका एक बड़ा गहरा तारीखी ताल्लुक है इसराइल के साथ। सही, ठीक है। और जो सहूनी रियासत का जो बानी था या जिसने तस्वुर पेश किया था, जो थियोडोर हर्ल्स का जिक्र हम पहले भी कर चुके हैं, ये जो सहूनी रियासत का बानी था ये तो सहूनियत पे यकीन रखता था और इसने स्विट्ज़रलैंड के अंदर वो पहली सहूनी कॉन्फ्रेंस भी हुई और उसका जिक्र भी हम कर चुके हैं। 1775 1776 में इसने प्रेस वहाँ पे ज़ायनिस्ट कॉन्फ्रेंस की, कांग्रेस की और ये सारा। अच्छा, ये तो बात हो गई सारी, लेकिन मैं जो बुनियादी तौर पे बात जो पॉइंट है, मैं उसमें तीन अल्फाज जो सियासत में और सियासी नज़रियात हैं, मैं उनकी डिटेल्स में नहीं जा रहा। यानी कम्युनिज़म, मार्क्सिज़म और सोशलिज़म की मैं डिटेल्स में इस वक्त बिल्कुल भी नहीं जा रहा। मैं सिर्फ एक बुनियादी सी बात करके फिर आगे निकलता हूँ, और वो ये है कि जो उनका एक बहुत बड़ा, जब ये सहूनियत ने ये नज़रिया सामने आया यूरोप के अंदर, तो उनका एक बहुत बड़ा हिस्सा जो था वो सोशलिस्ट नज़रियात पे यकीन रखता था। यानी सोशलिस्ट नज़रियात पे, और फिर वो मार्क्सिज़म की तरफ भी, अब उसको मार्क्सिज़म कह लें, सोशलिज़म कह लें, कम्युनिज़म कह लें, आपस में सारे, लेकिन वो कार्ल मार्क्स से मुतासिर थे। उनके जो यानी जो सहूनी रियासत के कुछ लोग, तो वो कुछ अपने आप को सोशलिस्ट, कहीं वो तारीख उठा के देखें तो मार्क्सिस्ट, कहीं उठा के देख लें तो वो कम्युनिस्ट, लेकिन वो बहरहाल ऐसे थे कि वो उनका जो टिल्ट था वो रशिया की तरफ ज़्यादा था। और रशियन इनकलाब से बड़े मुतासिर हो गए बाद में, वो जब रशियन इनकलाब आया, लेकिन शुरू में वो कार्ल मार्क्स से बड़े मुतासिर थे। और ये जो थियोडोर हर्ल्स थे, ये तो नहीं थे, ये नहीं था, ये बंदा जिसने सहूनी रियासत का जो ख्वाब देखा, ये नहीं था। लेकिन इसके साथी जो थे वो जो हैं वो सोशलिज़म से और मार्क्सिज़म से मुतासिर थे। और ख़ास तौर पे जो श्याम विज़मा, जो इनका एक शुरू में जो सहूनी रियासत का जो आप समझ लें कि जिसने ये चार्टर वाटर सारा बनाया था बैठ के, जो बानियों में से एक था, जो बड़ा करीब था थियोडोर हर्ल्स के, वो तो बिल्कुल ही सोशलिस्ट ज़हनियत थी उसकी, सोशलिज़म की तरफ माइल था। कम्युनिज़म की तरफ भी बाद में जाके कम्युनिज़म का जिक्र अगर आ जाता है, उसकी एक एक्सट्रीम, जाहिर है कि वो फिर एक से दूसरी में, मैं डेफिनेशन में नहीं जा रहा। और कार्ल मार्क्स को अपना वो हीरो कहता था, पढ़ता था वो सारा। तो अब हुआ ये है कि ये पूरी जो तहरीक है ना सहूनियत की, ये मशरकी यूरोप में, और जो अच्छा ये जो बंदा था ये पैदा भी उन इलाकों में हुआ जो अब यूक्रेन में है, तो ये रशिया, इसका ओरिजिन भी रशिया से था, तो ये यहाँ पर बड़े ये मजबूत थे। और ये जो है ये बड़े, आप समझें कि उसके बाद जो है, अच्छा ये जो बंदा है जो श्याम विज़मा का जिसका मैं नाम ले रहा हूँ, ये आगे जाके इसराइल का पहला सदर बना। और इसी तरह से इसके साथ जो दूसरा सोशलिस्ट ज़ायनिस्ट था या मार्क्सिस्ट ज़ायनिस्ट था या उसको सोशलिस्ट ज़ायनिस्ट कह लें, वो जो था उसका वज़ीर आज़म बना, उसका नाम था डेविड बेंगोरिया। तो ये सोशलिस्ट थे, यानी ज़ायनिस्ट भी थे लेकिन सोशलिस्ट भी थे और कार्ल मार्क्स से मुतासिर थे। अच्छा, और फिर इसीलिए जो पहली रशिया में इसराइल ने अपनी सफ़ीर जो भेजा, अपनी पहली सफ़ीर को, अच्छा सोवियत यूनियन ने फ़ौरन तस्लीम कर लिया था इसराइल को ना, फौरी तौर पे तस्लीम कर लिया था इसराइल को, क्योंकि उनका ये ख्याल था कि ये सारे के सारे सोशलिज़म और तो स्टालिन थे, तो उन्होंने फ़ौरन तस्लीम कर लिया था। तो जो पहली सफ़ीर जिनको भेजा था इसराइल ने, वो भी सोशलिस्ट ज़ायनिस्ट, ठीक है, यानी कैपिटलिस्ट नहीं, सोशलिस्ट ज़ायनिस्ट। और उस खातून का नाम था गोल्डा मेयर,
जो आगे जाके वजीर आजम, ये सारे सोशलिस्ट थे बुनियादी तौर पे। अच्छा, सोशलिज्म और सोशलिज्म के अब यूरोप में जो कि सोशलिस्ट थे, तो दो तीन इश्यूज यहाँ पे अब ज़हन में हमें रखने ज़रूरी हैं। एक तो ये कि वो कैथोलिक मज़हब और वो चाहते थे कि ये यहाँ से फारिग हों। एक तो वो मजहबी मुनाफरत जो हमने पिछले दिनों तारीख में डिस्कस की थी कि तारीख में वो कैथोलिक थे, ज्यूज़ को पसंद नहीं करते थे, सलीबी जंगें वगैरह वगैरह वगैरह। लेकिन जब ये इसराइल बनने से पहले सहूनियत का जो दौर था, उस वक्त भी इनकी मेजॉरिटी जो कि सोशलिस्ट थी और वो टूवर्ड्स उनका जो टिल्ट था वो टूवर्ड्स रशिया और सोवियत यूनियन था। तो इसलिए यूरोप के अंदर ये भी एक बहुत बड़ा इशू था कि इनको निकाल के फेंको, यूरोप से इनको निकालो। और यूरोप से निकाल के जब ये फ़लस्तीन में आए तो ये चूंकि उसी नज़रिए के तहत आए थे कि जी यहाँ पर तो ज़मीनें सब के अंदर कोई एक मालिक नहीं होता, सब में ज़मीनें बराबर होती हैं। तो ये जो सोशलिस्ट नज़रियात इन्होंने कम्युनिस्ट नज़रियात को अपने मकासद के लिए इस्तेमाल किया, उसके पीछे ये भी बहुत था कि ये अपने आप को सोशलिस्ट पोर्ट्रे करते थे। तावक्त ये कि और शुरू में सोवियत यूनियन इनके बड़े स्टालिन बड़ा करीब था इनके, लेकिन बाद में स्टालिन को ये अंदाज़ा हुआ कि ये तो जा रहे हैं उधर बरतानिया और अमेरिका की तरफ जा रहे हैं। प्रोजेक्ट बरतानिया का था लेकिन नज़रियात सोशलिस्ट लेकर आए थे, इसीलिए वो अटैक करते थे बरतानिया के ऊपर, ठीक है ना। अंडरग्राउंड तंजीम बना ली और ये सारा वो पहले हम बात कर चुके हैं। ये ज़हन में रखें कि सोशलिस्ट ज़ायनिज़्म का लफ्ज़ ज़हन में रखें आप जी। अच्छा, अब इसमें जो एक इंटरेस्टिंग बात हुई वो ये हुई कि आगे जाके काफ़ी देर तक इनको सपोर्ट मिलती रही, तावक्त ये कि ये चले गए अमेरिका की तरफ और जमाल अब्दुल नासिर वो चेक रिपब्लिक के थ्रू एम्यूनिशन वगैरह आया और वो तारीख का एक हिस्सा है, वो चले गए सोवियत ब्लॉक में, ये चले गए अमेरिकन ब्लॉक में। और स्टालिन जो है वो सख्त उसने इनके ऊपर पाबंदियाँ वगैरह आयद कर दी और उनको बिल्कुल साइड पे कर दिया। और जो आप समझें कि जो सोवियत ब्लॉक था मशरिक़ वस्ता का, उसमें इसराइल नहीं था, बल्कि इसराइल जो है वो अमेरिकन ब्लॉक में चला गया, सॉलिड, लेकिन देर से गया। ये ज़हन में रखें कि जो इब्तिदा हो रही है वो सोशलिज्म से हो रही है। ये ज़हन में रखें कि जब रियासत की बुनियाद पड़ रही है तो ये पड़ रही है कि यूरोप से लोग निकाले गए हैं जिनकी वजह मज़हब भी है, जिनकी वजह बहुत कुछ है, हिटलर भी है, ये सब कुछ है। हिटलर भी तो एक क्रिश्चियन था ना, तो वो जाहिर है कि उसने जो भी कुछ किया वहाँ पे सारा कुछ वो निकाल के, लेकिन उसके पीछे ये भी था कि ये किसी तरह से ये जो सोशलिस्ट लाइन को निकाला जाए, ये भी ज़हन में था। अच्छा, अब उसकी वजह से ये हुआ कि एक बहुत बड़ी तादाद में रशिया जो है उसके एक ताल्लुकात इसराइल के साथ हमेशा रहे और आज भी इसराइल में एक बहुत बड़ी आबादी, तकरीबन 15 से 20% जो इसराइल के लोग हैं वो रशियन बोलते हैं और बेशुमार लोग ऐसे हैं, शायद 20 से 25% तक जिनके पास ड्यूल नेशनलिटीज़ भी हैं, रशिया की भी है, यूक्रेन, इधर उधर आना जाना सब कुछ है। अच्छा, ये जो मैंने बात सारी की है तो इसको ये अगर किसी ने इसको थोड़ा सा रेफरेंस के तौर पे देखना हो तो एक तो वो यहाँ पे मैं नेशनल थर्ड स्लाइड अगर नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इज़राइल दिखूँ तो दौरबेर बोराशॉफ, ये जो सेहूनी रियासत के बानियों में से एक है, ठीक है ना, द मार्क्सिस्ट ज़ायनिस्ट आइडियोलॉजिस्ट, ठीक है ना। तो ये एक आपको वहाँ पे रेफरेंस मिल जाता है। उसके बाद यूरोशलम पोस्ट में एक आर्टिकल था इनका, मार्क्सिस्ट ज़ायनिज़्म इज़राइल ऑफन फॉरगॉटन सोशलिस्ट पास्ट। एक सोशलिस्ट पास्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जो बुनियाद रखी गई थी तो सोशलिस्ट बुनियादों पे रियासत की बुनियाद पड़ी थी और उसमें ज़ाहिर है मज़हब का भी जिक्र था कि इसराइली रियासत हो, सब कुछ हो, लेकिन ये बुनियादी तौर पे जो कब्ज़ा हो रहा था वहाँ पे फ़लस्तीनियों की ज़मीनों पे वो सोशलिज्म के नाम पे हो रहा था। सही, कोई मालिक नहीं होता, सबकी होती हैं, ये होता है, ये खेत इसका भी है, मेरा भी है, इसको ऐसे करके ये वहाँ पे इन्होंने कहानी डाली हुई थी। और बरतानिया वाले ये सोचते थे कि अच्छा भाई शायद इनका नज़रिया हो तो उनके साथ भी अटैक होते थे वगैरह 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 वगैरह। और ये उसके बाद टाइम्स ऑफ इसराइल के अंदर फ्रॉम 5th इसराइल दिखाता है कि फ्रॉम सोशलिस्ट हेजेमनी टू राइट विंग पॉपुलिज्म इजराइल्स पॉलिटिकल मेटाफॉर्फोसिस। अच्छा, ये कैसे आगे बढ़ा, तो ये जो है ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, एक और एक आर्टिकल है वो भी इसमें बड़े इंटरेस्टिंग है और वो ये है कि जो 6th है लाइब्रेरियंस का कि गोल्डा मेयर और डेविड बेंगोरियन जो हैं ये दोनों ये किस तरह सोशलिस्ट थे, आगे जाके किस तरह से बढ़े और क्या सारा हुआ। अच्छा, अब यहाँ पे बात को रोकते हैं और ज़रा हम आते हैं ये अभी मौजूदा सूरत में, लेकिन ये बात मैंने क्यों यहाँ पे कही जी। किसी जगह पे कहीं ये तासुर रशिया में मौजूद है
उनके मीडिया के लोगों से बात होती है, बाकी उनके लोगों में कहीं ये तासुर मौजूद है कि उनके जो हालिया दिनों में जो अटैक्स हुए हैं, जो उनके एयरक्राफ्ट्स पे और बाकी जगहों पे अटैक्स हुए हैं, जो प्रेसिडेंट पुतिन ये सारा, या यूक्रेन के अंदर जो मामला, इसमें कहीं मोसाद इन्वॉल्व है और मोसाद का फुटप्रिंट उनको कहीं नज़र आ रहा है इसमें। और जब ईरान के ऊपर अटैक्स हुए हैं तो ईरान के अटैक्स और जो रशिया में अटैक्स हुए हैं उसको वहाँ पे रशियन इंटेलिजेंस और बाकी जो उनके जो थिंक टैंक्स है उसमें ये बात डिस्कस हो रही है कि क्या इसमें मोसाद है। उसकी वजह यह है कि दोनों के अंदर बहुत सारी चीज़ें कॉमन हैं, दोनों निगोशिएशंस हो रही थी, डेडलाइंस करीब थी। अच्छा, प्रेसिडेंट ट्रंप को अलग रखते हैं, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि वो कहते हैं कि ट्रंप को इल्म नहीं था, लेकिन कोई ना कोई कुछ ना कुछ ऐसे लोग मौजूद हैं उनकी डीप स्टेट्स में बाकी जगहों पे कि ईरान के साथ निगोशिएशंस हो रही थी तो अटैक हुआ, और रशिया के साथ हो रही थी निगोशिएशंस तो रशिया के अंदर ये दहशतगर्दी की कार्रवाई हुई। दूसरी बात तो कहते हैं कि इसमें दोनों जगहों पे ड्रोन्स और लॉन्ग टर्म प्लानिंग्स, यानी मोसाद पेनिट्रेट कर जाती है रशिया के अंदर, और वो एक बंदा जो है वहाँ पे वो उसकी अपनी बीवी के साथ जाता है और फिर ट्रक लेता है और कारोबार शुरू करता है, और फिर वो एयरफील्ड्स के पास जाके ट्रक खड़े करता है और वहाँ पे ख़ास वक्त में जो है वो ड्रोन्स निकलते हैं और उनके एयरक्राफ्ट्स को, और फिर तस्वीरें भी बन रही हैं, और वो सारा जो हमने तमाशा देखा ये जो वहाँ पे एयरक्राफ्ट्स पे अटैक हुआ था। और इसको वो कहते हैं कि मिलाएं जो कुछ ईरान में हुआ है कि लॉन्ग टर्म मुद्दत तक मोसाद के लोग पेनिट्रेट करते हैं और मोसाद के लोग जाते हैं। और वो कहते हैं कि रशिया में तो इसलिए ज़्यादा आसान है क्योंकि यूक्रेन और रशिया के बेशुमार, एक तो उनके सफारती ताल्लुकात रशिया इसराइल के साथ हैं, लेकिन ये है कि वो कहते हैं कि ये कहीं इनके दोनों के आपस में ये लिंक्स हैं मोसाद, और इसीलिए अब आप देखें तो रशिया जो है वो आपको ईरान के बजाय इसके कि दूर होता, वो ईरान के मज़ीद करीब होता नज़र आ रहा है। ये इंटेलिजेंस शेयरिंग हो रही है मुख्तलिफ मुल्कों के दरमियान। जो रशिया से थोड़ी बहुत मेरे पास वाइब्स आई वो ये है कि रशिया इसमें, और अगर पुतिन को ये पता इल्म यकीन हो गया कि इसके पीछे इसराइल है, तो मुझे नहीं पता कि भाई इसराइल का क्या हाल होगा। ठीक है, एक मीटिंग की तैयारी भी हो रही है कि ट्रंप के साथ एक बराह रास्त मीटिंग अगले चंद दिनों में हो। दोबारा उसमें तेज़ी आ गई, बीच में तो था ना कि नहीं हो रही, लेकिन अब वो प्रेसिडेंट पुतिन की तरफ से और ट्रंप की तरफ से बात हो रही है कि आपसे दो बात करके कुछ चीज़ें आपके सामने रखनी है। प्रेसिडेंट पुतिन की तरफ से ये मैसेज पहुंच रहा है प्रेसिडेंट ट्रंप तक, जिसकी वजह से प्रेसिडेंट ट्रंप ने बहुत ज़्यादा ज़ेलेंस्की को लिफ्ट नहीं कराई। हालांकि ये अंदाज़ा था कि वो बात चूँकि ख़राब हो गई तो ज़ेलेंस्की की वो बहुत ज़्यादा फेवर करेंगे सब कुछ, लेकिन वो नहीं किया। तो क्या मोसाद कहीं इन्वॉल्व है और उसके साथ कुछ बाकी जो यूरोप के मालिक है, ये ध्यान में रखें कि प्रेसिडेंट ट्रंप जो है ना ज़हनी तौर पे प्रेसिडेंट ट्रंप वो पुरानी, एक तो याल्टा है ना जो सेकंड वर्ल्ड वॉर, याल्टा कॉन्फ्रेंस के चर्चिल बैठा है और ये बैठा है वो बैठा है, उससे ज़्यादा वो उस दौर में भी हैं जिस दौर का जिक्र पुतिन ने किया है, जो याल्टा से बहुत पहले, जब सोवियत यूनियन भी नहीं है और रशिया है, और रशिया मदद कर रहा है अमेरिका की आज़ादी हासिल करने के लिए। तो अब आप नोट करें इसमें, अगर इस मैसेज को जो पुतिन ट्रंप को दे रहा है कि आपकी इंडिपेंडेंस में ज़हन रखें कि हम आपकी इंडिपेंडेंस में आपके साथ थे। कौन? रशिया। ठीक है, 4 जुलाई के मैसेज में हम आपके साथ थे, और किसके खिलाफ थे? यूरोप के खिलाफ। आपका कॉलोनाइजर कौन था? बरतानिया। तो इस मैसेज के अंदर जो छुपी हुई बात है उसको आप ध्यान में रख के फिर आगे हम चलें, और वो फिर ईरान की बात भी हो रही है, फिर बाकी बात भी हो रही है, फिर सीरिया की, लेकिन वो ये कह रहे हैं आपकी आज़ादी में हम साथ थे। यही थिंकिंग कहीं प्रेसिडेंट ट्रंप की है। पुतिन इसको इस तरह रीड करते हैं, और बहुत से लोग इसको रीड भी इस तरह करते हैं कि आप देखें कि वो नेटो को ठंड करा दी उसने, नेटो को बिल्कुल साइड पे फेंक के वो पुतिन से बात कर रहा है डायरेक्टली प्रेसिडेंट ट्रंप। वो यूरोप को इतनी लिफ्ट नहीं करा रहा है जितनी वो करवा रहा है पुतिन को। उसकी वजह ये कि वो पुरानी हिस्ट्री कि आज़ादी जो थी, वो ये बड़ी ताकतें जो थी, और इसमें वो बरतानिया और चर्चिल और इनको सबको साइड पे करके तो वो डायरेक्ट बातचीत हो रही है वहाँ पे। तो प्रेसिडेंट ट्रंप का माइंड पुतिन इस तरह रीड कर रहे हैं, और वो बता रहे हैं कि भाई ये जो आपस में मामला हुआ है, इस मामले में कहीं ना कहीं आपकी लोग या आपके नेटो के इत्तेहादी या बाकी लोग कहीं मुलविस हैं, और यही वो बिल्कुल उसी तरह से हुआ है जिस तरह से ये ईरान में हुआ है। और ये इसका जो तरीक़ाकार है वो ज़ाहिर है पुतिन भी केजीबी का पुराना बंदा है, तो वो उनकी कैलकुलेशन, और फिर चाइना भी है और बाकी मुल्क भी हैं, तो वो आपस में इंटेलिजेंस शेयरिंग इस वक्त हो रही है। अब आ जाएं कि जनाब अगले 24 घंटों में, अभी फौरी तौर पे जवाब देना है
और वो जवाब देना है नेतन्याहू ने कि क्या उसको ये शराइत मंजूर है जो कि हमास की तरफ से मान ली गई है, सारी बात मान ली गई है। वो 3-4 शराइत इसमें 3-4 मुसव्वदे में तब्दीलियाँ की गई हैं, 3 बुनियादी तौर पर तब्दीलियाँ की गई हैं। एक तो तब्दीली ये है कि ये सारा वही मुसव्वदा है जो पेश हुआ था अमेरिका की तरफ से, स्टीव विटकॉफ, और इसराइल की तरफ से इंडोर्स हो गया था, और फिर कतर और सऊदी अरेबिया के वज़ीर दिफा जो हैं वो अमेरिका में थे, वज़ीर ख़ारजा जो हैं वो रशिया में थे, वहाँ से उनकी ईरान के आर्मी चीफ से बात हुई। कल की जो ECO की कॉन्फ्रेंस थी वो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट, उसको मैं तस्वुर कर रहा हूँ। कल जो कॉन्फ्रेंस हमने डिस्कस किया था जिसमें शहबाज शरीफ साहब भी थे और ईरान के सदर भी थे और आज़रबाईजान के सदर भी थे, ये आज़रबाईजान और ईरान के सदूर के दरमियान मुलाकात बहुत आम थी। उसकी वजह ये कि ईरान और आज़रबाईजान के दरमियान एक मामला था कि आज़रबाईजान ने कहीं कोई ऐसा रोल तो नहीं प्ले किया, ये बीच में बीज बोने की कोशिश हुई थी कि ईरान के अगेंस्ट। तो ईरान के सदर और आज़रबाईजान के सदर और पाकिस्तान की नुमाइंदगी और बाकी मुल्कों की तरफ से और तुर्की के भी सदर की मौजूदगी, तो ये कल का फोरम बड़ा इंपॉर्टेंट था। इसमें जो है वो बायलैटरल मीटिंग्स भी हुई हैं, इसमें UAE भी मौजूद था, इसमें अफगानिस्तान के लोग भी थे, जो कल भी हमने बात की थी। तो ये इस लिहाज से ये मीटिंग बड़ी इंपॉर्टेंट थी ECO की। एक उधर रवायती फोरम्स होते हैं, मीटिंग्स होती हैं, लेकिन ये होता है कि ख़ास मौके पे कुछ ममालिक जो आपस में मुल्क हैं वो आपस में नोट शेयर करें कि भाई कोई मिसअंडरस्टैंडिंग तो नहीं है। इस लिहाज से ये मीटिंग बहुत इंपॉर्टेंट थी, इसमें काफ़ी कुछ डिस्कस हुआ। अच्छा, अब इसमें जो है, और कल ही तालिबान को रिकग्नाइज भी किया, और पहली मुबारकबाद जो दी तालिबान को रिकग्नाइज करने की वो चाइना ने दी। तो ये एक बहुत बड़ा इस खित्ते में ब्लॉक बनने जा रहा है, और बल्कि बन चुका है अमली तौर पे। वो कल इंडिया के कोई साहब हैं, उनके फ़ौज के, उन्होंने कहा कि पता नहीं 2 फ्रंट थे या 3 फ्रंट थे, क्या थे वो पता नहीं, मैंने उस पर कमेंट नहीं देना चाह रहा। मुझे नहीं पता कितने फ्रंट होंगे आने वाले दिनों में और क्या सूरत हाल बनेगी, उनको बहरहाल अपने आप को देखना है। अच्छा, तो मैं जो सिर्फ बात कर रहा हूँ, उन्होंने अपनी दिफाई पॉलिसी को देखना है, और 2.5 फ्रंट तो वो तैयारी कर रहे हैं कई सालों से। तो मतलब है कि मुझे नहीं, मैं उसको सुना मैंने, लेकिन वो उसमें टर्की था, ये था, हम कई फ्रंट पे लड़ रहे थे, कोई उसमें नई बात जो है उनके पास नहीं थी करने वाली। वो अभी टैरिफ का मसला हल करवाएं अपना फौरी तौर पे, ये मोदी जी की बात मैं कर रहा हूँ। अच्छा, अब ये जो इसमें पहली बात तो इसमें यह है कि इसमें उन्होंने कहा है जो तब्दीलियाँ रखी गई हैं मुसव्वदे में, तब्दीलियाँ ये रखी गई, ये मुसव्वदा जो है ये अरब ममालिक से भी शेयर हुआ है, और ये चाइना और रशिया के पास भी है, उसके बाद ये आगे गया है, ठीक है, और आगे गया है। और आगे जाने के बाद जो है ये जहन में रखें कि इसमें कहीं अब्राहम अकॉर्ड नहीं है, इब्राहिम अकॉर्ड कहीं डिस्कस नहीं हो रहा। पहले ये बात जहन में रख लें कि इसराइल को तस्लीम करना कहीं डिस्कस नहीं हो रहा, क्योंकि इसराइल को उस वक्त तस्लीम करेंगे जब फ़लस्तीनी रियासत वाली अनाउंसमेंट हो जाएगी, तो इसराइल पे कहीं बात चलेगी। अभी सिर्फ सीज फायर है, अभी जंग बंदी है, अभी ये खेल है पूरा 60 दिनों में क्या होता है, ठीक है। अभी किसी किस्म का कोई अब्राहम अकॉर्ड या किसी को मानने की या किसी को तस्लीम करने या सफारती उसका जिक्र है ही नहीं, तो इसलिए इस लफ्ज़ को साइड पे रख दिया जाए, ठीक है। अब्राहम अकॉर्ड वो थे जो कि एक तरफा हो गए थे, जो 3 मुल्कों ने बगैर, यानी सिर्फ इसलिए, मतलब बहरहाल जो भी थे उसमें कहीं ये फ़लस्तीनी रियासत का जिक्र नहीं था, इसमें फ़लस्तीनी रियासत है, ये जहन में रखें। तो यहाँ जाके इसका क्लोजर यहाँ जाके होता है। इसमें ईरान भी ऑन बोर्ड है, हमास भी। पहली बात तो यह है कि इसमें 60 दिनों के में जंग बंदी रहेगी, इसकी जिम्मेदारी प्रेसिडेंट ट्रंप लेंगे, और इस दौरान किसी तरह से भी कोई ऐसा मौका नहीं दिया जाएगा नेतन्याहू को कि जिसके नतीजे में वो जंग बंदी ख़त्म करे। यानी वो कहे कि जी मेरे ऊपर तो एक पटाखा चला है और मैं तो यहाँ पे अपनी फौज दाखिल कर रहा हूँ दोबारा, कुछ भी हो जाए ये जंगबंदी रहेगी। और इसकी गारंटी प्रेसिडेंट ट्रंप लेंगे कि कोई भी झड़प, कोई भी वाकया, जंगबंदी रहेगी। यानी जैसे देखें पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान एक सीज फायर है ना, कभी कभी उसकी खिलाफ वर्जी हो जाती है, उधर से होती है, कभी इधर वो जनाब चल शुरू हो जाती है, लेकिन सीज फायर अपनी जगह मौजूद है। ये मैं बात कर रहा हूँ जो सीज फायर लाइन है। अच्छा, तो अब बात ये सारी कि इसी तरह से आप देखें तो कोरिया के दरमियान भी सीज फायर, बस जंगें भी, तो वो कुछ भी हो जाए तो सीज फायर को ख़त्म नहीं करना। पहली बात तो इसकी ट्रंप जिम्मेदारी लें कि बीच में कोई नेतन्याहू की शरारत का मौका ना मिले। दूसरी जो बात है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है इसमें। अच्छा, उसमें ये लिखा है कि इसके साथ ही मुज़ाकरात शुरू हो जाएं, और वो मुज़ाकरात ये 60 दिन की जो सीज फायर की मुद्दत है ये उस वक्त तक तूल पकड़ जाए
इसको 60 से 70 दिन कर दें, 80 दिन कर दें, जब तक 2 रियासती हल पे मामला खत्म नहीं होता, इसको रखा जाए इंडेफिनेट पीरियड तक। यानी हमास की तरफ से कहा गया है कि इसको परमानेंट सीज फायर कर दिया जाए 60 की जगह। अमली तौर पे ये कहा गया है कि इसको परमानेंट सीज फायर कर दिया जाए 60 दिन की जगह। यानी उस वक्त तक जारी रखा जाए जब तक मुज़ाकरात तय नहीं पाते कि वहाँ पे सेटअप कैसे होगा, गजा में मगरबी किनारे में सेटअप कैसे होगा, पॉलिटिकल सेटअप कैसे बनेगा, आगे मामलात कैसे चलेंगे, अरब ममालिक कैसे आएंगे, वो सिक्योरिटी कैसे तो जब तक वो ख़त्म नहीं होता, तो ये नहीं कि इसके बाद 60 दिनों के बाद फिर लड़ाई शुरू हो जाए। आप एक परमानेंट सीज फायर की तरफ ले जाएं। तो एक तो कंडीशन ये हो गई। दूसरी कंडीशन ये है कि इसमें उन्होंने नक्शे दे दिए हैं कि इन इलाकों से इसराइल की फ़ौज विड्रॉ करेगी। यानी इसराइल की फ़ौज रहेगी नहीं, इसराइल की फ़ौज शुमाली गज़ा से कम निकलना है, उसने जनूबी गज़ा से कम निकलना है, खान यूनुस से कम निकलना है, गज़ा शहर से कम निकलना है, उसकी टाइमिंग्स और फिलाडेल्फी कॉरिडोर से कम निकलना है। ये वो इजिप्ट की तरफ से डाल दी गई बात, यहाँ से सारे मुल्कों की, ये सारे मुल्कों की तरफ से डाल दी गई कि यहाँ वो बात निकाल दी गई कि हमास के लोग हथियार डालेंगे, और वो तो फजूल बात थी बिल्कुल नेतन्याहू की। दूसरी कंडीशन ये बड़ी इंपॉर्टेंट कंडीशन है। तीसरी जो कंडीशन है वो और इंपॉर्टेंट है, वो बड़ी मज़ेदार है, और वो ये है कि गज़ा की जो गज़ा ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन है, जिसको मोसाद, इसराइली फ़ौज और वहाँ पर जो एक बनाया गया था इनकी तरफ से वो एड वेड पहुँचाने का सारा सिलसिला, उसको जो है वो ख़त्म कर दिया जाए। और यहाँ जितनी इमदाद जाएगी वो अक़वाम मुत्तहिदा, हिलाल अहमर और दुनिया भर की जितनी तंजीमें जो कि रजिस्टर्ड हैं और जिनको दुनिया मानती है, चाहे वो डॉक्टर्स की हों, चाहे वो पैरामेडिक्स की हों, वो अंदर इमदाद लेके जाएंगी। इसमें वो अमेरिकन कॉन्ट्रैक्टर्स नहीं जाएंगे और मोसाद के कॉन्ट्रैक्टर्स नहीं जाएंगे जो कि गज़ा ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन को हेड करते हैं, और जिनके 2 फौजियों को आज गोलियां लगी हैं। आज खबर चल रही है कि 2 अमेरिकियों को भी गोली लगी गजा में। ये 2 अमेरिकन असल में कॉन्ट्रैक्टर थे, वहां के डिफेंस कॉन्ट्रैक्टर। अच्छा, अब ये जो है ये कंडीशंस उनकी तरफ रख दी गई हैं और ये आगे पहुंचा दिए गए, और ये अब चंद घंटे रह गए। इस मुसव्वदे को मुकम्मल हमायत हासिल है तमाम अरब ममालिक, इस्लामी ममालिक और रशिया, चाइना सबकी, क्योंकि ये बड़ी बुनियादी सी बात है। 60 दिन की क्यों? आप इसको मुस्तकिल करें, आप इसको मुस्तकिल हल ढूंढना है ना आपने, तो आप हल ढूंढें और उसके साथ ही हल आप तलाश करें, और हल जब आपको मिल जाए तो इसी दौरान, ये नहीं कि 60 दिन के दरमियान लड़ाई शुरू हो जाए दोबारा, तो इस दौरान हम, अच्छा ये ज़हन में रखें कि ये मुज़ाकरात जो हैं ये अमेरिका और हमास से हो रहे हैं। अमेरिका ये मुज़ाकरात हमास से कर रहा है, ये तारीख का हिस्सा है कि हमास से मुज़ाकरात हो रहे हैं। उनकी तरफ से बात हुई थी कि जी पहले एक ग्रुप बन जाए और फ़लस्तीनी अथॉरिटी और बाकी इस्लामी जिहाद और बाकी सारे हो जाएं, तो उस आखिर में जो प्रेसिडेंट ट्रम्प, देखें प्रेसिडेंट ट्रम्प की जो बातें हैं ना, कुछ बातें उनकी बड़ी ज़बरदस्त है। मैं प्रेसिडेंट ट्रम्प की जो अभी तक वो कर रहे हैं उसके नतायज कुछ भी आए हैं, लेकिन वो जो बात कर रहे हैं उनकी बात ठीक है, मतलब वो बात जो कर रहे हैं वो बात ठीक है, ठीक है। अब उनके नीचे लोग क्या कर रहे हैं, दाएं बाएं लोग क्या कर रहे हैं, उससे हट के वो जो जंगें ख़त्म करवाने की बात करते हैं, या जो बात उनकी वो बात उनकी जो है वो अभी तक उन्होंने हमास से डायरेक्ट बात की है। ये मुसव्वदा जो है ये अमेरिका और हमास के दरमियान तय पा रहा है, लेकिन उन्होंने कहा कि हम बात नहीं करेंगे, हम बात नहीं करेंगे, बल्कि ऐसा है कि इसराइल और हमास बात करें, हम दरमियान में गारंटर होंगे। ठीक है, सही। ये बात बिल्कुल ऐसे ही है कि पीटीआई और हुकूमत आपस में बात करेगी ये भी बिल्कुल ऐसे ही है। तो जो असल गारंटर है वही गारंटर होंगे ना भाई। तो मसला ये है कि वो जो है वो इसमें जो अमेरिका गारंटर और स्टीव विटकॉफ ने भी इसको ओके कर दिया, उनको भी इस पर कोई इतराज़ नहीं है, स्टीव विटकॉफ को भी इस पर कोई इतराज़ नहीं है, क्योंकि बहुत सारे वो कहते हैं ना व्हील्स विद इन व्हील्स काम कर रहे हैं इस वक्त के किसी तरह से हम जंगों को आगे लेके चलें। और इसमें वो अहमद शराबी पीछे हट गए, वो दरमियान में आगे बहुत ज़्यादा आगे जा रहे थे, लेकिन सऊदी अरेबिया, तुर्की, बाकी मुल्कों के दरमियान जो है वो एक कशीदगी पैदा हो रही थी, तो उसकी वजह से जो है वो भी जो है वो पीछे हटे हैं अहमद शराबी, और वो भी गोलान की पहाड़ियों पे कि भाई मतलब ये तासुर ही ना जाए कि मैं कोई आगे बढ़ रहा हूँ और कोई मायदा, तो वो भी पीछे हटे हैं और अब ये हमास आगे आ गई है। अच्छा, फाइनेंशियल टाइम्स ने बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी आज लिखी है कि ईरान और सऊदी अरब बजाय इसके कि दूर होते जंग के दौरान तो वो करीब हो गए।
जो मैं बार बार बात कह रहा हूँ ना कि इस चाइना का जो रोल रहा है पिछले कुछ अरसे में, चाइना को आप बिल्कुल इस खत्ते से अलग करके कुछ सोच भी नहीं सकते। और फाइनेंशियल टाइम्स की जो 28 है, ये पढ़ने वाली स्टोरी है कि सऊदी अरेबिया स्टिक्स विद ईरान आफ्टर इजराइल वॉर। अच्छा, ये जो है ये स्टोरी, इसका मतलब ये है कि ये जो ये पूरी की पूरी जो स्टोरी है ये जाहिर कर रही है कि जी वो जो हैं वो करीब आ गए हैं, वो दूर नहीं हटे, वो करीब आए हैं। यानी सऊदी अरेबिया और ईरान जो हैं वो, ये उनकी कैलकुलेशन बहुत हद तक ख़राब हो गई है, बहुत हद तक ख़राब हुई है कि बजाय इसके कि वो जो हैं वो दूर जाते वो करीब आ गए हैं। ईरान भी करीब आ गया है और सऊदी अरेबिया मुस्तकिल ईरान के करीब आ गया है और आपस में उनके कोई इख्तलाफात पैदा नहीं हुए। अच्छा, अब ये जो बात है, साथ ही यूरोप के मुल्क खड़े हो गए कि वो अगले हफ्ते अगर ये मुज़ाकरात नाकाम हो गए, यूरोप ने भी तो बदला लेना है ना अपना। यूरोप की पुरानी हिस्ट्री भी है वैसे, यूरोप के मौलिक जो हैं उस दिन में रखें कि जो मुल्क कैथोलिक हैं वो तो वैसे ही ज्यूज़ के, वो तो वैसे ही पुरानी उनकी तारीख है ज्यूज़ के, वो वैसे ही ख़िलाफ़ है। और दूसरा ये कि यूरोप से उनको निकाला, वो तो ज्यूज़, ये ज़हन में रखें कि इसराइल जो है अगर वो उसकी अमेरिका के साथ इस मरहले पे यूरोप के मुल्क जो हैं वो इसराइल के ख़िलाफ़ खड़े हो जाएंगे। आप देखें कई मुल्क ऐसे हैं जो पहले काफ़ी अरसे से उनके यहाँ चल रही है बात कि आज़ादी, फ़लस्तीन की आज़ादी को तस्लीम करो, कई काफ़ी अरसे से बात चल रही है। तो उनके आज यूरोपीय यूनियन की तरफ से बाकायदा कहा गया है कि अगले हफ्ते हम 5 ऑप्शन पे गौर करेंगे, 5 ऑप्शन पे, जिसमें सैंक्शंस से लेके, यानी सैंक्शंस भी होंगी, पाबंदियाँ भी हो सकती हैं, बहुत सारे ऑप्शन जो हैं वो अगले हफ्ते वो डिस्कस करने जा रहे हैं। और उसमें से वो 2, 4, 5 तो यूरोपीय यूनियन आयद कर देगा इसराइल के ऊपर, कोई शख्सियात को बैन करेगा, वो ये यूरो म्यूज़िक टाइप चीज़ें जिसमें यूरोप कहाँ से घुस गया भाई, ये तो यूरोप के होते हैं, तो इसराइल घुसा होता है ना बीच में, यूरोप में म्यूज़िक कंटेस्ट होता है, इसराइल उधर भी घुसा हुआ है, इधर भी घुसा हुआ है, तो वो उसमें से वो रिस्ट्रिक्शंस और वीज़ा और ये सारे जो वहाँ हल्ले गुल्ले जाके लड़ाइयाँ मारकुटाई हो रही है, तो उसके नतीजे में वो इसराइल को रिस्ट्रिक्ट करने जा रहे हैं। वो अमेरिका के साथ जो गुस्सा है उनका हालिया दिनों में नेटो के हवाले से, वो उतारने जा रहे हैं उनके बरखुरदार पे, यानी इसराइल पे गुस्सा उतारने जा रहे हैं यूरोप के ममालिक कि अच्छा बच्चों हमारे साथ ये किया, नेटो के साथ, EU के साथ ये किया है, तो अब हम बदला जो है वो इसराइल से लेते हैं। दूसरी बड़ी ज़बरदस्त मीटिंग हुई है वांग यी की, जो कि फॉरेन मिनिस्टर हैं, उनकी मुलाकात हुई है यूरोप में। एक तो फ्रांस में वो हैं और उनकी मुलाकात हुई है, वहाँ के फ्रेंच फॉरेन मिनिस्टर से हुई है, लेकिन प्रेसिडेंट मैक्रोन से जो मुलाकात हुई है उनकी वो बड़ी इम्पॉर्टेंट मुलाकात है। और वो मुलाकात जो है वो इम्पॉर्टेंट मैं इसलिए कह रहा हूँ कि उसमें उसके बाद जो हमारे सामने बात आई है सारी, मैं मिसाल के तौर पे अगर मैं यहाँ पे ये देखूँ उनका 39, अगर मैं एलामिया देखूँ 39, फ्रेंच प्रेसिडेंट मैक्रोन, चाइनीज़ फॉरेन मिनिस्टर वांग यी वो टू बूस्ट मल्टीलैटरलिज्म एंड स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन, यानी मल्टीलैटरलिज्म के ऊपर बात हुई है। दुनिया में एक से ज़्यादा पोल्स हैं, दुनिया में एक से ज़्यादा यूनिलेटरल, ये यूनिपोलर वर्ल्ड नहीं है। ये जो अल्फाज है ना, अच्छा चाइना डेली इसको इसी तरह से कोट कर रहा है 38, चाइना एंड फ्रांस एग्री टू प्रमोट मल्टीलैटरलिज्म ब्रिंग्स सर्टेनिटी टू वर्ल्ड। अच्छा, ये बड़ी, मैं इसको इसलिए इंपॉर्टेंस दे रहा हूं कि फ्रांस भी ये बात करता रहा है, यूरोप के अंदर ये बड़ा इंपॉर्टेंट, ये बहुत बड़ा तासुर है कि भाई ये अब ये मल्टीपोलर वर्ल्ड है, और उस मल्टीपोलर वर्ल्ड के अंदर यूरोप की पोजीशनिंग कैसी होगी। तो हम अपनी चाइना के साथ भी रखें, हम अपनी अमेरिका के साथ भी रखें, लेकिन ये हम बगल बच्चा बन के किसी की बना रहे हैं, बल्कि हमारी अपनी इंडिपेंडेंट पॉलिसी हो। प्रेसिडेंट मैक्रोन तो बहुत क्लियर है, वेरी क्लियर, बहुत क्लियर है प्रेसिडेंट मैक्रोन, और यूरोप के अंदर बहुत सारे मुल्क बड़े क्लियर हैं कि हमारी एक इंडिपेंडेंट होनी चाहिए, हम चाइना के साथ भी। और मैंने कल भी बात की थी कि चाइना की तरफ से कहा गया है कि यूरोप के मुल्क रेयर अर्थ मिनरल्स कभी उनको ब्लॉक होंगे, सोचे भी ना, हमारी तरफ से मुकम्मल सपोर्ट होगी। जो यूरोप के अंदर AI से रिलेटेड और टैक्स से रिलेटेड काम हो रहा है, तो चाइना यूरोप के साथ खड़ा होगा। तो चाइना, ये वो प्रेसिडेंट मैक्रोन हैं, ये ज़हन में रखें, जिनकी 72 घंटे पहले प्यूटिन से बात खराब हुई है फ़ोन पे। तो जहां प्यूटिन से बात खराब हो जाती है चाइना होता है, जहां चाइना से बात खराब होती है प्यूटिन होते हैं। तो ये बड़ा ज़बरदस्त एक चाइना और रशिया की जो आपस में ऐसे करके एक साथ हैं, तो उधर से वो मैक्रोन परेशान थे, प्यूटिन से मेरी बात खराब हो गई, ऐसे नहीं चाइना से होते, चाइना के फॉरेन मिनिस्टर में ज़बरदस्त बात हुई उनसे। और फिर मैं ग्लोबल टाइम्स को कोट करूं तो वही वर्ड्स मुझे एग्जैक्ट नजर आते हैं 37 में कि चाइना एंड फ्रांस एग्री टू प्रमोट मल्टीलैटरलिज्म।
यानी देखिए ना, ये मल्टीलैटरलिज्म की जो बात हो रही है ना, ये लफ्ज़ इस्तेमाल हो रहा है अब यूरोप के अंदर, ठीक है। और ये जो लफ्ज़ है इसका इस्तेमाल होना जो है ये ब्रिंग मोर सर्टेनिटी टू वर्ल्ड, ये जो है ना, ये मेरा ख्याल में बड़ी एक इंपॉर्टेंट पेशरफ्त हो रही है। इस पूरी पेशरफ्त में ईयू कह रहा है कि हम इसराइल के ऊपर पाबंदियां लगाने जा रहे हैं। नेतन्याहू की अभी होनी है थोड़ी देर में सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस, इससे वो भाग नहीं सकता। परसों तो उसकी मीटिंग है, पीर के रोज तो उसकी मीटिंग है ट्रम्प के साथ। इस वक्त तो क्या कहेगा कि मैंने वापस दोबारा मुसव्वदा जाएगा, ये करे होगा, ऐसे होगा, वैसे होगा, तैसे होगा इस वक्त। और सारे ममालिक, इसमें वो पॉइंट्स भी हैं जो कि कतर की तरफ से आए हैं, इसमें वो पॉइंट्स भी हैं जो कि आए हैं इजिप्ट की तरफ से, इसमें वो पॉइंट्स भी हैं जो कि सीरिया, जॉर्डन, लेबनान, तमाम इस्लामी ममालिक और तुर्किया और सब के सब जो कि फ़लस्तीनी अवाम के साथ खड़े हैं, पाकिस्तान समेत, यानी सबके जो कंसर्न सारे मुल्कों के यूरोप समेत उसमें कंसर्न मौजूद हैं। और नेतन्याहू एक कोने पे खड़ा हो गया जाके, और इसमें अमेरिका को यूरोप ने कहीं पकड़ लिया दोबारा। अभी मैं बताता हूँ कि अमेरिका को एक तो यूरोप ने पकड़ा है ना कि इसको हम ज़रा इसकी तबीयत साफ़ करते हैं यूरोपीय यूनियन वाले अगले हफ्ते। ये यूरो न्यूज़ को मैं कोट कर रहा हूँ, एक्सक्लूसिव दिए यूरो न्यूज़ ने 20th, EU टू ऑफर 5 ऑप्शंस ओवर इजरायली ह्यूमन राइट्स ब्रीचेस। यानी EU जो है वो 5 ऑप्शंस देने जा रहा है अगले हफ्ते, और इसको टर्किश मीडिया इस तरह कोट कर रहा है, EU प्रिपेयर सैंक्शंस ऑप्शंस एज प्रेशर ऑन इसराइल ग्रोज। सैंक्शन से लेके और वो जो है वो जनाब यूरोपीय यूनियन की तरफ से सैंक्शंस भी हैं, पाबंदियाँ, रिस्ट्रिक्शंस, ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस वगैरह वगैरह। यूरोप ने तो फैसला कर लिया है कि जो भी हो 15 जुलाई को जो फॉरेन मिनिस्टर का इजलास होगा, जैसी भी मीटिंग हो नेतन्याहू जो भी हो, हम इसराइल की तबीयत साफ करने जा रहे हैं। यूरोप ने डिसाइड कर लिया। कौन सा यूरोप? जो एक ज़माने में सोशलिस्ट ज़ायनिज़्म के साथ यूरोप, ईस्टर्न यूरोप में बना था, और जो कि यानी जिसको उन्होंने कैथोलिक्स ने निकाला था, जो चर्च के अंदर मसाइल खड़े कर रहा था, और जिसे बहुत हिस्टोरिकली नापसंद करते हैं ज्यूज़ को यूरोप के लोग। अच्छा, अब जहन में रखें कि ये यूरोप के लोग जो हैं वो, अगर हिस्टोरिकली आप जाएं तो वो तो यूक्रेन को भी पसंद नहीं करते, क्योंकि यूक्रेन भी ऑर्थोडॉक्स है, वो तो कैथोलिक्स है, वहाँ तो ज़्यादा कैथोलिक ममालिक हैं। और कैथोलिक्स के अंदर से फिर एक और शाख निकली हुई है जो प्रोटेस्टेंट्स हैं, तो उनका भी कोई ताल्लुक नहीं है ऑर्थोडॉक्स यूक्रेनियंस के साथ। तो ये सारी जो है ना, ये अभी आप समझ लें कि ये जितनी प्यार मोहब्बत ये स्ट्रेटेजिक लेवल पे हो रही थी ये, वरना हिस्टोरिकली अगर आप देखें तो उसमें ये सारे मुल्क जो हैं ये आपस में आपके साथ खड़े नज़र नहीं आते। ये 1945 से पहले भी नज़र नहीं आते। 45 की जो जंग थी वो तो यूरोप आपस में लड़ा था ना। मतलब भाई हिटलर कोई गुजरांवाला में तो नहीं बैठा हुआ था ना, हिटलर भी जर्मनी में था ना। तो आपस में यूरोप के मुल्क लड़ रहे थे ना। उधर से फ्रांस लड़ रहा है, नॉर्मंडी की तरह फ्रांस में, तो इधर से सोवियत यूनियन ने चढ़ाई कर दी तो उधर शिकस्त हो गई। एक दूसरे आपस में यूरोप लड़ रहा है, उधर से फ्रांस और बरतानिया आपस में लड़ रहे हैं। फ्रांस मिल गया अमेरिका के साथ। पहले बरतानिया और फ्रांस के नौआबादी किसकी होगी, हमारे कंट्रोल में होगा। वो स्पेन कह रहे नहीं हमारे कंट्रोल में होगा। बाद में फ्रांस और स्पेन जो है वो उनके खिलाफ जनाब वो अमेरिका के साथ मिल गए। बाद में स्पेन और अमेरिका की लड़ाई हो गई, वो सारे गुआम के जजीरे वजीरे ले लिए। तो मतलब ये यूरोप जो है वो आहिस्ता आहिस्ता कॉलोनाइज। लेकिन मैं आपको जो बता रहा हूँ, पहली कॉलोनी जो बरतानिया के हाथ से निकली है हिस्टोरिकली वो अमेरिका है, ठीक है ना। और मतलब है कि वो अमेरिका है जो इतनी बड़ी कॉलोनी निकल गई, और रशिया की वजह से निकली। रशिया ने कहा कि नहीं हम अमेरिका के साथ खड़े होंगे। तो ये प्रेसिडेंट पुतिन के ज़हन में। अच्छा, अब जो मैं आपसे बात कह रहा हूँ ना कि वो उनको आगे जाके किस तरह से यूरोप किस तरह से तंग करने जा रहा है। अब उसमें एक जो है वो ज़हन में रखें कि जो गज़ा ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन है, गज़ा ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन जो है वो एक बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप वो हालिया दिनों में बना। ये ट्रम्प दौर में हो रहा है। बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप ये ट्रम्प दौर में ही, ये बाइडेन दौर के नहीं है काम, ट्रम्प दौर में, या प्लानिंग शायद उस वक्त हुई हो, लेकिन अभी इस वक्त इस पे काम अभी शुरू हुआ। और उसमें जो है वो उसने उसमें फिर पैसा किया बहुत ज़्यादा, और साथ उसमें जो कॉन्ट्रैक्टर्स हायर हुए, सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्टर्स सेफ सर्च ग्रुप के, वो उसमें हायर किए गए। और फिर उनके
7 मोसाद के लोग लिंक किए गए और 7 उसमें लिंक किया गया इसको गज़ा ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन को। और गज़ा ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन ने फिर आके अंदर गज़ा के अंदर सारी इमदाद पे कब्ज़ा किया। अब उस दौर में कब्ज़ा किया जिस दौर में सीज़ फायर हुआ, यानी सीज़ फायर हो गया है और सीज़ फायर, 2 सीज़ फायर का जो वक्फा है, तो बीच में ये बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप घुसता है बीच में, और बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप जो है वो दरमियान में घुसता है और साथ अपने गज़ा ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन को बनाता है, जिसके सरबराह CIA का साबिक सरबराह, जिसका सरबराह है ये, जिसके जो हमास के लोगों की आज लड़ाई हुई है, तो वो उनके सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्टर्स हैं जिनके साथ लड़ाई हुई है। अच्छा, अब ये मामला जो है, ये मामला तो उसको तो इन्होंने कर दिया फारिग। अच्छा, इसको एक्सपोज किसने किया? इसको एक्सपोज किया यूरोप ने। ये सारी यूरोप की इंटेलिजेंस थी जिसने ये बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप और ये जो गज़ा ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन, ये सारा जो लिंक था जो अमेरिका के अंदर काम कर रहा था, इसकी तबीयत साफ की यूरोप ने। मैंने कहा ना, उधर नेटो में उधर उन्होंने अमेरिकन ने किया, इन्होंने जवाबन उनकी सारी इंफॉर्मेशन लीक करते 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 उनको यहाँ पे ला के खड़ा कर दिया, कि बिल्कुल उनका बुरा हाल कर दिया कि वो तरदीदें करते फिर रहे हैं कि हमने कुछ नहीं किया, हमने कुछ नहीं किया। और कुछ अर्से पहले अगर देखें तो कुछ अर्से पहले भी हमें इसमें बड़ी क्लैरिटी के साथ नज़र आता है इसमें ये यहाँ पे कि ये एसोसिएटेड प्रेस कुछ अर्से पहले, जैसे 29 हम स्लाइड देखें, US कॉन्ट्रैक्टर्स से देयर कोलीग्स आर फायरिंग लाइव एमओ, यानी ये सारी इंफॉर्मेशन जो है ये इनको यूरोप की जो इंटेल है वो दे रही है। ठीक है, अमेरिका के अगेंस्ट तो यूरोप की देगी ना, अमेरिकन खुद तो नहीं देंगे, यूरोप की इंटेल दे रही है। और उसके बाद जो है ये मुख्तलिफ हमें वहाँ पे नज़र आती हैं। और फिर जैसे आज वहाँ पे 2 गोलियाँ चली और इससे पहले सारा वाक़या हुआ। और फिर ये रॉयटर्स को अगर देखें, हमास 16 हमास वॉन्स पैलेस्टीनियंस अगेंस्ट कोऑपरेटिंग विद US बैक्ड गज़ा ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन। अब या तो ये यूरोप है, मेरा ख्याल है कि ये यूरोप है, ये भी हो सकता है कि रशिया दे रहा हो, लेकिन ये भी हो सकता है कि ये यूरोप दे रहा हो। जो यूरोप दे रहा है इसकी वजूहात में भी आपको थोड़ी देर में बताता हूँ मुझे क्यों लग रहा है कि यूरोप ये इतला जो है ये लीक कर रहा है, उसके नतीजे में इतनी उनकी तबीयत साफ़ हुई है। और अगर हम ये कुछ न्यूज़ देखें 30 तो नेतन्याहू हैंड पेड गज़ा ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन विदाउट आर्मीज नॉलेज, आर्मी की मर्ज़ी के बगैर नेतन्याहू ने अपनी फ़ौज से भी नहीं पूछा और ये वहाँ पे उसने पिक कर लिया। ये 25 मई की है। उसके बाद इजरायली बिजनेसमैन अमंग इट्स ओनर्स, तो ये जो इसको नए मुसव्वदे के अंदर इसको फारिग कर दिया। ये जो है ये पहली फारिग बिल्कुल फारिग ही हो चुकी थी। और ये जो है ये जो मैंने आपसे कहा ना कि ये पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि ये इनको ये प्रेसिडेंट ट्रंप के अंडर काम करने वाली जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका जो डेटा है वो यूरोप लीक कर रहा है। और यूरोप ये बता रहा है कि आपके अंदर ये हो रहा है। प्रेसिडेंट ट्रंप ये सोच रहे होंगे कि यार मेरे अंडर कैसे हो रहा है, मैं तो बात कर रहा हूँ गज़ा सीज़ फायर की और मैं कह रहा हूँ डीप स्टेट कम हो, और वहाँ से खबरें आ रही हैं हर जगह हर तरफ से कि मेरे अंडर काम करने वाले लोग हैं। ये जो मैंने आपसे बात की थी ना कि यूक्रेन और क्या ये रशिया को इस बात का शक हो रहा है, तो ये 8 स्लाइड अगर हम देखें, हाउ यूक्रेन यूजेस मोसाद टैक्टिक्स टू हंट डाउन रशियन वॉर क्रिमिनल्स, तो ये काफ़ी दिनों से ये बात वहाँ पे चल रही है, ये बात रशिया में चल रही है कि क्या मोसाद इसमें एक्टिव हुई है इस जगह। और ये टाइम्स ऑफ इसराइल में फिर ये खबर है 7 के डेटा शोज मोस्ट रिसेंट इमिग्रेंट्स फ्रॉम फॉर्मर सोवियत यूनियंस आर्ट कंसिडर्ड जूइश। इसराइल ने अपने आप पाबंदी लगा दी थी कि जो रशिया से लोग आ रहे हैं वो असल में जूइश नहीं है, बल्कि वो रशिया अपने स्पाइस को भेज रहा है और यहाँ से उधर से। तो ये जहन में रखें कि और फिर मैं ये 9 न्यूयॉर्क पोस्ट ये फरवरी का है, यूक्रेन प्लांटेड एक्सप्लोजिव इन रशियन ड्रोन पायलट्स वर्चुअली रियलिटी गूगल्स इन ऑपरेशन आउट ऑफ मोसाद पे। यानी ये जो यूक्रेन ने अटैक किया था ये असल में मोसाद की प्लेबुक है। तो ये अगर प्रेसिडेंट पुतिन को यकीन हो गया ना इस बात का कि इसके पीछे मोसाद थी जी, यकीन करें ये मसले ख़राब हो जाएंगे। जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाज़रीन, इसके साथ ही आज का प्रोग्राम अपने अख्ताम को पहुंचा। मुझे सुमेरा सलीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद अपना दोस्तों रिश्तेदारों गिरदो नवाह के लूँगा। सब ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।